21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2026 को 12वां संस्करण मनाया जाएगा, जिसकी थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और इस विषय पर बातचीत के लिए दूरदर्शन में हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आप सभी को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत शुभकामनाएं। स्वागत कीजिए शेफाली अरोड़ा जी का। नमस्कार। आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से। वेलकम। और स्वागत कीजिए योग शिरोमणि डॉक्टर गोपाल जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं प्रेसिडेंट ग्लोबल योग अलायंस से। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। नमस्कार। और ऑनलाइन माध्यम से कटक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीताराम शर्मा जी। नमस्कार। आप सेक्रेटरी हैं ओडिशा स्टेट एसोसिएशन के। लगभग 5 दशकों से आप योग से जुड़े हैं। 1988 में नेशनल योग कंपटीशन में आपने योग में गोल्ड मेडल जीता था। तो सीताराम जी, आपसे ही शुरू करेंगे। दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई और योग को हम सही मायनों में कैसे समझें। योग हमारे एक देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी धरोहर है और सबसे बड़ी क्रांति यदि मानव समाज में आगे हुई है तो वो है योग को यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल करना। और इसका उपलब्धि के लिए हम हर साल 21 जून को इसको स्मरण करने के लिए ही हम योग को स्वीकार कर रहे हैं हर घर घर में। ये हमारा प्रयत्न है नरेंद्र मोदी जी का और ये बहुत बड़ी क्रांति भी है सारे मानव समाज के लिए। जी। और जो लोग योग से जुड़ते हैं सीताराम जी, वो जीवन में क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो ऐसा है कि जो जीवन जिस प्रवाह से चल रहा है जी, उसकी जो यांत्रिकता है, जैसे कोई व्यक्ति योग करने में अपने आप को शामिल कर लिया, वो अपनी यांत्रिकता को जान पाता है, समझ पाता है और कैसे उसमें चेतनावान हुआ जाए जी, ये उसको पहली बार बोध होता है कि मैं यांत्रिक नहीं हूं, मैं एक सजीव और चेतनमय प्राणी हूँ। ये योग का सबसे पहली उपलब्धि आनी शुरू हो जाती है। मैं योग की बात कर रहा हूँ जी। और अभी फिलहाल जो हम आज प्रचार कर रहे हैं योग का हर जगह हो रहा है, तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों तक पहले शुरुआत हो बच्चों से। तो उसके लिए हमने आसनों का कुछ ज्यादा ही प्रदर्शन कर रहे हैं कि बच्चे भी इसमें आकर्षित हो जी। जितने कम उम्र से बच्चे इसमें शामिल हो, उतने जल्दी योग को वो लोग समझने में उनका अपना एक स्पृहा रहेगा, एक इंक्विजिशन रहेगा, भाई योग है क्या। जी सीताराम जी, एक सवाल और मैं ये करना चाहूंगी कि इस बार की जब हम योग दिवस की थीम देख रहे हैं तो वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर हेल्दी एजिंग एक आम इंसान कैसे समझे क्या है हेल्दी एजिंग और योग हमें वहां तक कैसे पहुंचा सकता है? जब भी कोई योगा करने के लिए आज वर्तमान में जो भी व्यक्ति हैं और जो मानव समाज अभी योग की तरफ आकर्षित हो रहा है, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और मैं कैसे दीर्घायु हूँ और बिना कोई रोग के, बिना कोई विकार के मेरा जीवन ऐसे ही सुखमय आनंदमय चलता रहे। ये सबकी आकांक्षा है। लेकिन इसके लिए योग में बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा जी। और तब हम जान पाएंगे कि योग एक्चुअली बना ही इसलिए है कि हमारी उम्र प्रोलॉन्ग रहे, तभी आप सारे साधन कर पाएंगे जी। क्योंकि योग में अष्टांग सिद्धि की बात है। मानव जो जिस अभी स्तर पर है, ये स्तर एक लिमिटेड स्तर नहीं है हमारा, उसमें और भी बहुत डायमेंशंस है जी। तो जैसे योग करने कोई उतरता है तो वो धीरे धीरे पढ़कर योग की सारी उपलब्धियों को भी जानने की कोशिश करना शुरू कर देता है जी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा सीताराम जी कि स्वाध्याय से जुड़ सकते हैं, योग आत्म उन्नति का साधन है। और क्योंकि युवाओं से जोड़ने की बात है तो उस दिशा में एक और प्रयास हमने जून 2026 में देखा। आप सबको पता है कि इस महीने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है, साथ ही क्रिकेट में T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जून के पहले हफ्ते में अहमदाबाद गुजरात ने मेज़बानी करी वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की। तो शेफाली मैम, आप तो स्पोर्ट्स टीचर हैं, योगासन अब एक स्पोर्ट भी बन गया? बिल्कुल, योगासन अब एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन चुका है। वर्ल्ड्स फर्स्ट योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित हुई,
जो कि 5 दिनों तक ये प्रतियोगिता चली, 4 जून से लेके 8 जून तक। इसमें 79 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 522 एथलीट्स थे। और इसमें जो हमारी स्कोरिंग होती है वो प्रॉपर जजेस स्कोरिंग करते हैं। वो एक एथलीट के बॉडी बैलेंस को लेके, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और आसन के उनके प्रॉपर एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट तक उनको आसन होल्ड करना रखना। और कौन कौन सी कैटेगरीज रहती हैं इसमें खेल में? इसमें कैटेगरीज होती हैं 4 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। इसमें होते हैं ट्रेडिशनल आसन्स, रिदमिक आसन्स, आर्टिस्टिक आसन्स एंड फ्री फ्लो आसन्स। और बड़ी कोइंसिडेंस है कि ये जो योगासन बना और पूरी अलग अलग कैटेगरी स्कोरिंग है, उसमें डॉक्टर गोपाल जी शामिल थे। जी, एक्चुअली आयुष मंत्रालय ने जब ये निर्णय लिया कि हम योगासन को एक खेल के रूप में विकसित करें, क्योंकि योग हमारी जो भारत भूमि है वो योग की जनक रही है, तो योग तो अपने आप में बहुत ही विशाल सागर है जी। लेकिन अगर इसको खेल में परिवर्तित करना है तो किस प्रकार से किया जाए, तो उसमें काफ़ी चर्चाएं हुई और इस पर यह निष्कर्ष निकला कि योग तो अध्यात्म की चीज़ है, लेकिन जो उसका फिजिकल कंपोनेंट है अष्टांग योग का, जो महर्षि पतंजलि ने 8 जो अंग बताए उसमें आसन, उसको बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है हमारे योगिक अभ्यास में जी। तो उस फिजिकल कंपोनेंट को लेकर सबने ये विचार विमर्श किया कि उसको हम आसनों को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में डेवलप करें। जी, और जैसा शिफाली जी ने कहा 79 नेशंस अगर पार्टिसिपेट किया है तो कितना पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी योगा के माध्यम से। बिल्कुल, और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जो यंग जो यूथ है वो भी जुड़ रहे हैं इसके साथ। गोपाल जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप अष्टांग योग का जिक्र कर रहे थे, योग सूत्र में कहा गया कि पहले यम है, फिर नियम है, फिर आसन और प्राणायाम की बारी आती है, तो आज के दौर में जब हम देख रहे हैं तो पहले आसन और प्राणायाम से ही शुरुआत कर देते हैं, तो क्या ये हड़बड़ी में करता हुआ योग हमें लाभ पहुंचा पाएगा उसी तरीके से? नहीं, देखिए, अगर योग का वास्तविक लाभ लेना है तो कोई भी जब हम विधा में जाते हैं तो पहले उसके नियमों की परिपालना होनी चाहिए। तो अष्टांग योग में यम और नियम ये बेसिकली मूलभूत योग के सिद्धांत हैं, जिसको हमारी शुरुआत, आसन हमारा फिजिकल कंपोनेंट है, लेकिन उससे पहले योग शुरू या योगा का अभ्यास शुरू करने से पहले हमको यम और नियम इन दोनों को अडॉप्ट करना चाहिए, तभी हम योग का समुचित लाभ ले पाएंगे। जी, सीताराम जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति योग करना चाहे तो क्या तैयारी करे, क्या प्रिपरेशन, किस तरह का वातावरण होना चाहिए? मेरा ऐसा है कि जिन्होंने योग को सिर्फ अपने शारीरिक स्तर तक ही लिमिट रखा है, तो वो समझ लो एक्सरसाइज के पैटर्न से हमारा जो फिजिकल कंपोनेंट है आसन, उससे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसका जो लाभ है, उसकी जो उपकारिता है, वो दूसरे कुछ दो एक्सरसाइज से अच्छी होती है। लेकिन जिस ढंग से आजकल हो रहे हैं उसमें होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हम भीड़ में करते हैं और ग्रुप में करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा देह बोध होता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जिनको भी आसन से भी उनको कुछ लाभ मिले, तो वो पहले कुछ अपने तौर तरीके, अपने शरीर के तौर तरीके के अनुसार कुछ आसन सिलेक्ट कर लें और एकांत में उसका योगासन का अभ्यास करें जी। तो उसको जो भी लाभ योगासन से हो सकते हैं वो बड़े जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, यम नियम है जो आज नहीं कर पा रहे हैं लोग, सीधा आसन में उतर गए और आसन में ठहर भी गए। थोड़े बहुत प्राणायाम करते हैं तो वो प्राणायाम भी एक प्रकार से डिस्ट्रैक्शन है, वो प्रॉपरली प्राणायाम नहीं बोल सकते हम जी। क्योंकि उसकी जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है, जैसे हमारे कंट्रोल है, कंट्रोल सिस्टम हमारे यम से आते हैं जी। तो यम में से मतलब 5 तत्व है, 5 नियम है, उसके 5 आपके लॉज हैं, जैसे आपके अपरिग्रह हुए, अहिंसा हुए और सत्य हुआ जी, और ब्रह्मचर्य हुआ जी, ये सब चीजें होती है उसमें। तो वहां जब आदमी अपना स्वाध्याय करना अपने आप को जब वो फील करता है कि मेरे को ये सब कुछ करने हैं,
तो एक प्रकार से देखा जाए तो वो ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन अगर सीताराम जी, अगर आज का हम दौर देखें, डिजिटल युग है और जो आजकल की पीढ़ी है वो हर चीज का कहते हैं ना क्विक फिक्स चाहती है, क्विक सॉल्यूशन। तो ऐसे में जब हम माइंड, बॉडी और सोल के कनेक्शन की बात करते हैं कि योग उसमें हमारी सहायता करता है, तो ये क्विक फिक्स वाली जो आदत है इससे कैसे बचें करेगा और जल्दबाजी में कैसे करें? तो समय कम रहता है कि कौन चाहता है, कौन क्विक चाहता है, वो पहले तैयार तो हो कि कौन चाहता है। कोई नहीं है टिका हुआ, तो उसको लाभ कैसे मिलेगा? वो तो मल्टीपल आई में आ रखा है, मल्टीप्लिसिटी में आ रखा है। तो मतलब पहले ठान लेना जरूरी है। 24 घंटे में हमारे 1 घंटा हम योग से मांगते हैं योग को करने के लिए, बाकी 23 घंटे हम यदि उसका अवलोकन करें तो पता चले कि हमारा 23 घंटे यूं ही चलेगा, हमें खबर तक नहीं है। तो जो जल्दी बोल रहा है कि जल्दी जल्दी सब लाभ मिल जाए, तो वो जल्दी वाला काम हर बात में करता है, वो योग में भी करता है, बाकी दूसरे काम में भी करता है। जी, तो ये बहुत बड़ी बात सीताराम जी ने कही है कि योग को जीवन शैली के तौर पे अपनाएं और प्रतिदिन 1 घंटा एकांत में बैठकर स्वाध्याय करें। लेकिन जब आप स्कूल के स्टूडेंट से रूबरू होती हैं तो आपके स्कूल में क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या बच्चे बढ़ चढ़कर योग में हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल, हमारे स्कूल में एक प्रॉपर डेडिकेटेड योगा रूम है जो प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड है, साफ़ सुथरा है और उसमें हवा रोशनी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। प्रॉपर हाइजीनिक योगा मैट्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे स्कूल के छात्र, जिसमें प्रॉपर योगा आसन्स हम लोग योगा टीचर्स जो भी स्कूल में हैं वो प्रॉपर योगा आसन्स छात्रों को सिखाते हैं। और इसी के कारण बच्चों में आज के टाइम पे फोकस और कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें बच्चे आगे अपनी पढ़ाई में भी ध्यान की रुचि बढ़ा रहे हैं पढ़ाई के ज़रिए, और साथ ही साथ जैसे कि गेम्स हो गई, शूटिंग और चेस और भी इत्यादि और गेम्स में भी बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक सवाल जो बतौर स्टूडेंट हमारी क्यूरियोसिटी रहती है, जो मैं सीताराम जी से भी पूछ रहा था, ये योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई डॉक्टर गोपाल? देखिए, योग की उत्पत्ति के बारे में अभी जैसा कि चर्चा में आई, अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट देखें तो सबसे पहले हमारी जो सबसे प्राचीनतम जो धरोहर है वो है वेद जी, और वेदों में भी है ऋग्वेद। तो यदि हिस्टोरिकल फैक्ट देखें तो हमको प्रथम जो योग गुरु हैं उनके बारे में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, हिरण्यगर्भ आचार्य हिरण्यगर्भ के रूप में। अच्छा। क्योंकि जो हमारी वेदों में ऋग्वेद में उनकी सबसे पहले स्तुति की गई है कि हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेके आसीत। तो योग के जो प्रथम आचार्य हिस्टोरिकली हम जाने तो हिरण्यगर्भ थे। लेकिन योग की उत्पत्ति का जहाँ प्रश्न है तो उसमें हमको जो संपूर्ण योग का ग्रंथ है वो एकमात्र इस धरती पर है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। और उसके जो जनक यानी जिसके इर्द गिर्द सब कुछ सारे योग घूमते हैं वो हैं योगेश्वर कृष्ण जी। तो वही जनक हैं योग के जी। और उन्होंने 4थे अध्याय में बड़ा स्पष्ट रूप से, यदि गीता को हम थोड़ा सा खंगालें तो हम जान जाएंगे कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई जी। इंडियन माइथोलॉजी में हमारा चार ये जो धरती जैसे गोल घूमती है उसी प्रकार से ये हमारा षष्ठी का और प्रलय का क्रम चारों एक गोल चक्कर में घूमता है जी। और उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा है कि मैंने सबसे पहले योग सूर्य को सिखाया था षष्ठी के आदि में, तो वहाँ से योग शुरू हुआ। जी, तो योग एक टेक्नोलॉजी है, भारत की प्राचीन परंपरा है सीताराम जी। लेकिन अगर हम आज की सुर्खी देखें 19 जून 2026 तो प्रधानमंत्री G7 में थे, वहाँ पर उन्होंने वीवा टेक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी किया, जो कि यूरोप की बहुत बड़ी इनोवेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, और चर्चा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स, इनोवेशन पर है। तो क्या आने वाले समय में AI योग के क्षेत्र में भी हमारी मदद कर सकती है? कैसे देखते हैं आप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को? देखिए, मेरा यह मानना है कि AI का जो सृजन करता है, ये मानव भी तो है। AI तो किसी दूसरे एलियन प्लैनेट से तो आया नहीं। अब जिस मानव ने ऐसा किया है उसमें सृजनता है, तभी तो किया उसने। अब जिसने सृजन किया है, मुझे लगता है कि उसने कभी योग किया नहीं होगा, लेकिन बाद में उसे बोध हुआ कि भाई ये बड़ी अचरज वाली बातें हो गई। ऐसा ही हमारे भारत में ऐसा कहना है कि जब भी आप अपने अंदर को देखना शुरू करते हैं तो सारे के सारे आपको सृष्टि के सारे वेरिएशन दिखने शुरू हो जाते हैं। जी। सृजनता वहीं शुरू हो जाती है हमारी।
तो एआई यदि आज है और वो सुविधाजनक हो रही है, लेकिन इसमें इतना ऐसा ना हो कि हम वहां पर इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जी। एआई हमारे मस्तिष्क को पूरा हाईजैक न कर ले। ओके। हमारा काम है अभी शारीरिक, अभी आज योग का इसलिए भी ज्यादा प्रचार हो रहा है क्योंकि हमारे पास शारीरिक परिश्रम करने के पास कोई ऑप्शन नहीं रहे। जी। शारीरिक एक्टिविटीज हमारी देखा जाए तो 10% ही है बस। हम आज सीढ़ियों से भी नहीं उतरते हैं, कपड़े भी हम खुद नहीं धो पाते हैं। जी। हमारे शारीरिक परिश्रम देखा जाए तो शून्य के बराबर होती जा रही है। ये 10% मैंने कहा वो भी आपका अपने लिए है। आप ब्रश करते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, बैठते हैं, खाने के लिए हाथ लगाते हैं, बस ये 10% है। बाकी 90% हमारा शरीर का कंपोनेंट सारे के सारे इनएक्टिव है, पैसिव है। जी। जी। अब हमारा क्या है कि हमारे योग में ऐसे बोला जाता है कि हर जगह बैलेंस किया जाए, तो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स है हमारा इमोशंस का, दूसरा है इंटेलेक्ट का, तीसरा है मूविंग जो हम एक्टिविटीज करते हैं, और चौथा है इंस्टिंक्टिव। अब बात यह है कि इंटेलेक्ट चल रहा है बड़ा तेज और इंस्टिंक्टिव को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि उसमें आपका अपना कोई अधिकार नहीं है, वो पूरा का पूरा इनवॉलेंट्री है। अब रहा बात इमोशंस का और इंटेलेक्ट के, ये दोनों के दोनों हम एक प्रकार से यदि यूज कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल के हिसाब से ही यूज कर रहे हैं, कॉपी करके। ये सबसे बड़ा घातक काम अभी चल रहा है। और मोदी जी ने जो योग को जितना जल्दी इसको संप्रसारित करने के लिए, इसको एक अनुष्ठानिक रूप से स्वीकृति देने के लिए ये जो बीड़ा उसने उठाया है, ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए नहीं उठाया, ये सारे विश्व के मानव के साथ में जो कुछ होने वाला है जी उन्होंने पहले ही भांप लिया है। जी बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि एआई इज ऑल इंक्लूसिव और जो भी टेक्नोलॉजी है वो मानवता के लिए है। वो जाते भी हैं, वो फ्रांस में गए हैं, इटली में गए, एआई के सम्मेलन ज्वाइन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, मोदी जी कोई एक काम के लिए नहीं जाते हैं, हमारी मार्केटिंग भी हो सकती है उसमें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही। योग का भी प्रचार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब योग का जो नया थीम है जी दीर्घायु, जी मैं आपको कहता हूँ दीर्घायु क्यों? टाइम इज ब्रेथ। जी टाइम इज ब्रेथ। जी बिल्कुल, श्वास ही हमारा समय है। जी बिल्कुल। और समय का सम्मान करते हुए यहाँ पर जैसे ही आपने स्थिर होना शुरू हुआ, हाँ जी, शरीर को स्थिर किया, मन भी स्थिर हुआ, मन स्थिर हुआ, श्वास भी स्थिर हुई। तो ये हमारा 22,000-21,600 सांस जो 24 घंटे में चलती है, जैसे हम 1 घंटे योग में आ गए तो हमारी सांस करीबन इकोनोमाइज होकर 18 जब तो आई जाती। यू सेव द ब्रीथ, यू सेव द टाइम। तो मोदी जी जो आज किए हैं, ये मैं उनका तहे दिल से क्या पूरे हृदय आभारी हूं मैं उनका। जी, हम भी आपके आभारी हैं सीताराम जी। आज कार्यक्रम में जुड़ के आपने योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू। और यहाँ स्टूडियोज़ में हमारी चर्चा निरंतर चल रही है। तो शेफाली मैम, आपको लगता है कि कोई भी स्पोर्ट हो, अगर खिलाड़ी ने अच्छा करना है या पढ़ाई की बात करें, सब में अगर आप योग से जुड़ते हैं तो आप जीवन के मूल्यों से जुड़ते हैं? बिल्कुल, योग से जुड़ना ही जीवन के मूल्यों से जुड़ना है। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये एक मानसिक तौर पे भी हम इसे अपने जीवन की शैली बना सकते हैं। जी गोपाल जी, ऐसा कहा गया है योग कौशलम, सॉरी योग कर्मसु कौशलम, ये बात कही गई है। तो मतलब कि योग जो है हमारा कौशल बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। तो ये जो कौशल की बात हो रही है उसको कैसे समझे कि किस किस स्थिति में, किस कंडीशन में हम ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं? जी बिल्कुल, ये योग का मूलभूत सिद्धांत है, योगः कर्मसु कौशलम। जी, यानी कि यदि हमको अपने किसी भी एक्ट में प्रोफिशिएंसी लानी है, कुशलता लानी है, तो उसके लाने का जो मार्ग है वो योग है। और इसको बहुत सहज रूप में अगर हम इस तरह से समझ लें कि हम कोई भी कार्य यदि एकाग्र होकर करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से कुशलता आएगी। प्रोफिशिएंसी तभी आती है जब हम एकाग्र होकर कोई भी कार्य को अंजाम देते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है वहाँ कुशलता चली जाती है। और योग मन को एकाग्र करने का सर्वोत्तम साधन है।
तो इसीलिए ये कहते सीधा हैं सा माइंड बॉडी सिद्धांत है, ये सोल दोनों कनेक्शन। इंटरकनेक्टेड हैं जी। कि योगः कर्मसु कौशलम। जी, स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम निरंतर, आप टीचर्स प्रयास करते हैं बच्चों का कौशल बढ़े, बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो जब हम योग के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन स्कूल में है, बिल्कुल। तो क्या योग को भी एक सब्जेक्ट के रूप में, एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लाना चाहिए? बिल्कुल, हमारे स्कूल में योगा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, साथ में बच्चे ऑप्शन में भी रखते हैं। योगा में हमारे पास अलग अलग कंटेंट्स हैं, जैसे हम स्कूल में बच्चों को योगा सब्जेक्ट में, जो सीबीएसई के थ्रू सिलेबस है, उसमें हम योगा में बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ योगा, हिस्ट्री ऑफ योगा, सूर्य नमस्कार, अष्टांग योग और करियर्स इन योगा, इस तरीके के चैप्टर्स बच्चों को करवाते तो ये हैं। किस एज से शुरू हो जाते हैं, किस लेवल से? ये क्लासेस 9th ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं। और अदरवाइज योगा आसन्स, ये फिजिकल एक्टिविटी योगा आसन्स हम नर्सरी टू क्लास 12th बच्चों को रेगुलर योगा करवाते जी, हैं। और साथ ही डॉक्टर गोपाल जी एक इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में योगा के कुछ पोस्चर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। स्वागत कीजिए शिखा तोमर जी का। नमस्कार शिखा जी। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो हम देश विदेश के मेहमानों से जुड़ रहे हैं। इस समय हम सीधा चल सकते हैं लंदन, जहां पर ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रही हैं योगिनी विभू। विभू जी, गुड मॉर्निंग। लंदन में तो इस समय अलग समय होगा, लेकिन आप तो यूके में योग सिखाती हैं। क्या वहाँ के लोग भारत के इस परंपरा से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यूके में I feel yoga has become the language of holistic wellness in the world. And UK mein the life is so stressful, it's so busy that people are often looking for practices that help them with stress relief. They have a lot of back pain issues, so they want to get relief from that. Mental health issues, they want to maintain balance because life is so fast, so they want a practice that is slightly slower paced and help them bring them back to themselves. And I'm proud to share yoga globally, the ancient Indian wisdom, my heritage. So what are your thoughts on the theme this year, Yoga for Healthy Aging? Yoga for Healthy Aging is a brilliant theme, something that I connect to as I'm growing older as well. But often when we think of aging, there is always this fear of getting old. I feel everyone is worried about aches and pains, injuries, fragility, unable to do tasks. Healthy aging for me means to be living with more independence, have more mobility, functional strength, balance, a more regulated nervous system, and to be able to grow from inside out. So yoga removes the fear of aging and replaces it with aging with grace, power, and acceptance. So that's what healthy aging means to me. तो जब हम लंदन की बात कर रहे हैं, यूके की बात कर रहे हैं कि भारत जो है योग गुरु के रूप में देखा जा रहा है अभी विश्व भर में, तो लंदन में जो लोग योग को अपना रहे हैं, क्या सिर्फ वो बॉडी को लचीला बनाने के लिए योग को अपना रहे हैं कि संपूर्ण माइंड बॉडी सोल कनेक्शन के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है? बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं यहाँ पे। कई लोग सिर्फ बॉडी को मोर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आते हैं पहले प्रैक्टिस में इनिशियली, but then they get hooked onto the practice so well that they stay with it for years, and then dhire they start realizing that yoga is more than just body, but it's also about mind, and they start going more inward and they start exploring more practices like pranayama, and they start doing meditations, and they start listening to sound baths and sound therapies. So they obviously start with the body because that's the most tangible part that you can feel and touch. And then they slowly go into more subtle practices of yoga when they see the benefits. Ji, like you said, yoga helps us with not just physical health, but mental, emotional and spiritual as well. लेकिन कार्यक्रम में अब वक्त आ गया है कि हम जो फिजिकल पार्ट है, कुछ योगासन आपके साथ शेयर करें। तो शेफाली मैम, बहुत ज़रूरी है कि जब शिखा जी यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं या कोई भी योगासन करें, वार्म अप ज़रूर करें। बिल्कुल, वार्म अप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी फिजिकल गेम हो या योगासन हो। जैसे शिखा जी नेक एक्सरसाइजेस कर रही हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ये सब धीरे धीरे किया जाता है। शोल्डर एक्सरसाइजेस हैं, बैकवर्ड शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड शोल्डर रोटेशन, और टो की एक्सरसाइजेस हैं,
क्लॉकवाइज रोटेशन। जी, तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो कि योग दिवस वाले दिन होता है, उसमें भी प्रार्थना के बाद सबसे पहले चालन क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद फिर जब आसन में आते हैं तो 4 कैटेगरीज हैं। पहले स्टैंडिंग आसन, फिर सिटिंग, फिर पेट के बल और फिर पीठ के बल। तो अगर हम स्टैंडिंग आसन की बात करें, ताड़ आसन के बारे में बताइए। देखिए, ताड़ आसन में हम सबसे पहले सीधे खड़े होंगे, दोनों पैर जोड़ के, हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, सांस अंदर लेते हुए, और फिर फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। फुल बॉडी स्ट्रेच होनी चाहिए अपवर्ड्स, और धीरे धीरे हम टोज पे आ जाएंगे, अपनी हील्स को उठाएंगे और हम 6 से 8 सेकंड तक अपनी बॉडी को होल्ड रखेंगे, या जहां तक हमारी क्षमता हो। तो फिंगर्स इंटरलॉक्ड हैं और आप स्ट्रेच करते हैं, और इससे आपको ऊर्जा का संचार होता है। विभू, आपसे जानना चाहेंगे, स्टैंडिंग आसन की बात करें तो इसमें अर्ध चक्र आसन भी आता है, तो उसके करने की क्या विधि है? तो उसके लिए आपको फीट हिप डिस्टेंस अपार्ट रखने होंगे और अपने हाथों को पीछे लोअर बैक के ऊपर रख के एंड टेक अ डीप ब्रेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प सपोर्ट द पोस्चर, एंड अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठा के पीछे जेंटल बैक बेंड करेंगे। हिप्स शुड बी ओवर द टोज एंड देन stay here and for like again from 3 to 5 breaths depending on how comfortable you are, but really important, continue to breathe. Imagine as if someone's pulling you up with a thread through the chest, and whenever you're ready then you can slowly come back to center. It's really good to open the chest, strengthen the back, improve spinal flexibility, and it's great for those people who sit on their desk for long hours. जी, विभू, आजकल मसल स्ट्रेंथनिंग जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उसके लिए योग में कौन से ऐसे आसन हैं जो हम अपने बिजी स्केड्यूल में वी कैन डू दैट? Muscle strengthening, I think योग में सारे, there are a lot of postures which strengthen the muscle. So the more further away you are from gravity, the more strength you would find in the muscles. So again, in standing postures, I would say something like Vrikshasana is really good to strengthen the muscles of the legs specifically and the hips. So yeah, standing tall on one leg and then place the foot. And also there is an option, अगर हम healthy aging की बात कर रहे हैं, so there needs to be some other options for people who can't stand like this and maintain balance. So आप हमेशा wall का support भी ले सकते हैं, chair का support भी ले सकते हैं, and obviously like she's reaching the arms up towards the ceiling, and remember to breathe. Gentle inhale through the nose and long gentle exhale through the nose. So this is great to find balance for hip strength, stability, to strengthen the legs. It's really great for core strength as well. जी बिल्कुल, और डीडी मॉर्निंग शो के जो व्यूअर्स हैं, यदि आप भी हमारे साथ योग कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई। याद रखिए कि योग हमेशा एक मेंटोर और कुशल सानिध्य में ही करें। ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि जब भी योग करें तो अच्छे प्रशिक्षण के साथ और सही तरीके से करें। ये बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे योग में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गुरु शिष्य परंपरा है जी। इसका मतलब यही है कि योग का अभ्यास हमेशा कुशल और सही निर्देशन में ही होना चाहिए। योग में एक कंफ्यूजन लोगों को बहुत रहती है कि कब सांस अंदर लेनी है, कब सांस बाहर छोड़नी है। अक्सर हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं, कई बार मैं भी ये गलतियां कर चुकी हूँ। तो कैसे इसका अभ्यास किया जाए? ये बहुत अच्छा वैज्ञानिक प्रश्न आपने पूछा है कि यूजुअली हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन योगाभ्यास और विशेष रूप से योगासनों के अभ्यास में उसका एक नियम है कि कोई भी जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर हम हमेशा सांस को बाहर निकालने का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा। कोई भी यदि हम बैकवर्ड बेंडिंग मूवमेंट करते हैं तो हमको श्वास को अंदर लेते हुए ही, तो जैसे अभी हमने अर्ध चक्र किया तो सांस लेनी है, क्योंकि बैकवर्ड है, और अगर वापस लाना है, छोड़ना है तो सांस को बाहर निकालना। जी, इस समय हम देख सकते हैं शिखा जी सुख आसन में बैठी हैं, और अब उनसे अनुरोध कि वो दंड आसन में आ जाएं, और दंड आसन के बाद अब जब हम बैठने वाले आसन कर रहे हैं तो शेफाली मैम, वज्रासन बहुत पॉपुलर है, वज्रासन डिस्क्राइब करिए।
देखिए, वज्रासन में सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे, बिकॉज दंडासन इज दी बेसिक सिटिंग पोज। कोई भी सिटिंग पोज करने से पहले हमें दंडासन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम धीरे धीरे एक पैर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हिप्स के नीचे लगाएंगे अपना फीट। अब धीरे धीरे दूसरा पैर पीछे लेके जाएंगे और वो भी हिप्स के नीचे लगाएंगे। अब ये ज़रूरी है कि हमारा एक पैर का अंगूठा दूसरे पैर के अंगूठे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए और हमें अपने हिप्स हील्स के वी शेप के बीच में हमें प्लेस करने हैं। हमारी दोनों थाइस जुड़ी होंगी, हमारे दोनों हाथ हमारी दोनों थाइस के ऊपर होंगे, हमारी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होगी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होंगे और फेस सामने होगा। जी, क्विज क्वेश्चन भावना, बताइए, मोस्टली योगा जो है खाली पेट करना होता है सुबह सुबह, कौन सा आसन है जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं? हिंट, वज्रासन। यस। और अगला आसन मैं चाहूंगा डॉक्टर गोपाल आप बताएं, जो मंडूक आसन है, उत्थान मंडूक आसन, जी। ये कैसे करना है और इसके लाभ? जी बिल्कुल, इसमें आप अभ्यास आरंभ करेंगे, जैसा कि आप पहले देखते भी जाएं और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। उत्थान मंडूक आसन, जिसके अंदर हम घुटनों के बल बैठे हुए हैं और उसी प्रकार थोड़ा सा घुटनों को दोनों दिशाओं में खोल लें और उसके बाद में अपनी दोनों हाथों को इस प्रकार से पहले ऊपर उठाते हुए और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार देखें, कोहनियों को ये बांध रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे की ओर झुकने का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे आप फॉरवर्ड बेंडिंग इसको करते जाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए। और उत्थान मंडूक में यद्यपि ऊपर की ओर शरीर की स्थिति रहती है, लेकिन इसके अंदर दोनों अवस्थाएं हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम सीधा भी बैठ सकते हैं और आगे की ओर भी झुक सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां हमको ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत से, चूँकि हमारा थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, हाँ जी। और अक्सर कमर की दिक्कत एजिंग में शुरू हो जाती है जो उम्र बढ़ती है, तो उस तरह के अभ्यास के लिए आगे की ओर झुकना वर्जित भी जिन्हें होता भी है। स्पाइनल प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो आगे ना झुके, आगे ना झुकें, फॉरवर्ड बेंडिंग उनके लिए प्रोहिबिटेड है। और इस प्रकार से सिंपल अभ्यास सरल तरीके से कर सकते हैं। जब हम एजिंग की बात करते हैं तो झुर्रियों का भी जिक्र आता है कि हमारे चेहरे पर झुर्रियों के जरिए हमारी एजिंग दिखने लग जाती है। तो क्या गोपाल जी ऐसे में कोई आसन है जिससे हमारी जो फेस की मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो सके, हमारी जो स्किन है उसकी झुर्रियाँ कम हो सके? देखिए, स्किन की झुर्रियाँ, ये तो मैं एक चिकित्सक होने के नाते ये नहीं कहूँगा कि केवल आसन के अभ्यास से झुर्रियाँ ठीक हो सकती हैं, क्योंकि झुर्रियों का संबंध हमारी खान पान और दूसरी चीज़ों से भी है। जी। लेकिन निश्चित रूप से जिसके अंदर हमारी चेहरे की या स्किन खिंचाव लाए, यानी जिसको हम कहते हैं ना स्किन का सिकुड़ना और स्किन का फैलना, तो स्किन को स्ट्रेच करने के लिए कुछ आसन इस प्रकार के हैं जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं, जिन्हें हम फेस योगा कहते हैं। जैसे और मुस्कुराहट भी उसी में से एक है। जी। इस समय विभू जी के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि बैठने के आसन में एक और आसन है जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। तो विभू जी, बटरफ्लाई पोज की क्या बेनिफिट्स हैं और प्लीज आप डिस्क्राइब करें ताकि शिखा जी उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। बिल्कुल, बटरफ्लाई पोज मेरा भी बहुत फेवरेट है। So जैसे आप बैठे थे जमीन पे, अब आप you can bring the soles of the feet together, knees wide, and then interlace your fingers and then you grab your feet. और इसमें again you have to sit up tall and slightly tilt forward, जैसे पिछले आसन में हमने किया, थोड़ा chest को, take a deep breath in and a gentle forward fold, and then stay here and then continue to breathe. Tuck the chin slightly. And again, you can stay here for 3 to 5 breaths, depending on how comfortable you are. Breathing is an essential part of an asana practice, I feel. मैं बहुत emphasis देती हूँ breath work पे, along with the asana. And then slowly you come out from the posture. And this is really good for hip stability, हमारी legs के लिए, हमारे inner thighs के लिए. It's a very good posture for women's health, for pelvic health, and release tension from the lower body. And so एक posture हमने किया था to strengthen the muscles, so this is a counter pose to stretch and soften the muscles. Yes, and since you work a lot with women as well, so how can yoga support women
in different stages of life? Yoga is fabulous for women. Women go through so many changes in their life, and yoga can really help them through all the life stages. They can start practicing yoga when they are pregnant, through postpartum. It helps them manage the stresses in their life through perimenopause, menopause. It helps them with hormonal issues, manage emotions, regulating nervous system. It helps them feel at home in their body. And I'm sure you'll all agree that women are the heart of the home, and a healthy woman raises healthy family. So I would say to all the viewers that if there are any women listening to me right now, or men listening, and you know you have a woman at home who haven't yet started yoga, please unko kahiye, today is the day. Yes. Begin your yoga practice now, and then see the ripple positive effect of it. Your Yes. children will learn from you, your everyone will gather, your relationships improve, your environment improves, your work improves, your health. Right, and of course, you may be in London, but the way you are describing the asana and encouraging everyone to embrace yoga, it almost feels that you are at home. So do stay with us, Vibhuji, because on the other side of the story, आज हम योग के प्रति अपनी जानकारी बढ़ा रहे हैं और कुछ आसन हम अभी सीख चुके हैं। अब बारी आती है कि पेट के बल कौन से आसन किए जाते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो विभू बताइए कि पेट के बल कौन से आसन किए जा सकते हैं? आसन कर सकते हैं पेट के बल, भुजंगासन, कोबरा पोज इज रियली नाइस, और मकर आसन जो कि डीपली रिस्टोरेटिव पोस्चर भी है, और पेट के बल किए हुए आसन काफी अच्छे लगते हैं। जी, और इस समय शिखा जी तैयार हैं, यदि आप भुजंग आसन डिस्क्राइब करें। बिल्कुल। सो अब आप अपने पेट के बल लेट जाइए और अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रख के, और फिर वहां से लेग्स को लेंथन करके पुश इनटू द ग्राउंड एंड लिफ्ट योरसेल्फ अवे फ्रॉम द फ्लोर। अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने नेक को लेंथन करें, एंड continue to stay here and take a breath. आप इसमें अपने हाथ बिल्कुल सीधे भी कर सकते हैं, या जैसे इन्होंने पहन कर रखे हैं थोड़े से वैसे भी कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है उस हिसाब से। Then this is really good for your back strength and the flexibility of the spine, and it again is a really good posture to help you counter effect the if you're sitting for too long. तो विभू जी, जैसे हमने देखा है 70-75 80 की उम्र में कई बार L3, L4, L5 लंबर की प्रॉब्लम आती है, ऐसे में वो व्यक्ति भुजंग आसन कर सकता है? उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस की जरूरत होगी। पूरा इस तरह से जैसे अभी डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा, पूरा वैसा भुजंग आसन नहीं कर सकते। मे भी थोड़ा आर्ध भुजंग आसन कर सकते हैं, बट और भी बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो वो कर सकते हैं। एक्चुअली वो ज्यादा बेटर हैं। जैसे कि बाल आसन इज वेरी गुड, या कैट एंड काउ, जो मर्जरी आसन, पितिल आसन फॉर मोबिलिटी ऑफ द स्पाइन। I would always recommend them first before हम भुजंग आसन की तरफ। Yeah, but apart from that, who cannot perform bhujang asan? Sorry? Who should not perform bhujang asan apart from that? Apart from that, for people who have back injuries, of course, a lot of people who have sciatica, they should not perform bhujang asan. जैसे और diagnosed lower back pain है, उनके लिए भुजंग आसन नहीं ठीक है। जी, और भी बहुत सारे आसन हैं जो कि बेटर हैं, जिसमें हम पीठ पे के बल लेते हैं जमीन पे, और वो आसन पहले करके बैक को स्ट्रेंथन करके फिर धीरे धीरे भुजंग आसन, बिकॉज भुजंग आसन में बहुत ज्यादा लोअर बैक पे जी। और शेफाली मैम, जरूरी है कि जब भी पेट के बल कोई आसन करें, जैसे अभी शिखा जी ने भुजंग आसन किया है, तो उसके बाद मकर आसन में आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मकर आसन में आ जाएं। ये एक रिलैक्सिव आसन है। इसमें हम ऐसे ही पेट के बल लेटे रहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में प्रोन पोजीशन कहते हैं, इन ले डाउन आसन, और अपने पैरों को आउटवर्ड्स फोल्ड कर लेंगे। और दोनों हाथ हम जोड़ के इस पे अपनी फेस को टिकाकर बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जी, आपने तो NIOS में योगा का कोर्स बनाया था, तो क्या ये तमाम जो पेचीदगियां हैं, क्या डूज एंड डोंट्स, ये पूरा विद्यार्थियों को समझाया जाता है उस कोर्स में? बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि जब हमारी ये जो विशेषज्ञ समिति इस पर काम कर रही थी, तो इन सभी
दिक्कतों को और प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को साथ में रखकर हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया। और विशेष रूप से 2 प्रकार के कोर्सेज NIOS के माध्यम से आरंभ किए गए। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है डिप्लोमा इन योग, और दूसरा है 2.5 वर्ष का पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जिसके अंदर बाकायदा चिकित्सा पद्धति को ध्यान में रखते हुए 6 मास की इंटर्नशिप भी उसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। जी, और इस बीच शिखा जी ने मकर आसन में काफ़ी आराम कर लिया है तो उनसे अनुरोध करेंगे कि जो अंतिम कैटेगरी है यानी सुपाइन यानी स्पाइन, आप पीठ के बल आ जाएं। और यहाँ पर सबसे प्रमुख आसन जो कि डिप्रेशन को दूर करने में भी हमारी मदद करता है वो है सेतुबंद आसन। विभू जी, आपसे अनुरोध कि आप सेतुबंद आसन को डिस्क्राइब करिए। सेतुबंद आसन हमारी बैक स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है और इट्स ए सेफ आसन। इसको आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, सो अगर किसी को लोअर बैक इश्यूज हैं सो उनके लिए। बट यहाँ पे आप अपनी लेग्स को बेंड करें, कीप द फीट हिप डिस्टेंस अपार्ट, नीज हिप डिस्टेंस अपार्ट, and then press the arms, feet into the earth and lift the back body away from the floor. आप इस तरह से अपने पैरों को भी पकड़ सकते हैं या अपने हैंड्स को पीछे ले जाके इंटरलेस भी कर सकते हैं, depending on how much flexibility again you have in the spine. इसके पीछे आप bolster या कोई cushion रख के उसको सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, ब्लॉक के साथ भी कर सकते हैं, योगा ब्लॉक यूज करके। एंड जैसे कि आपने बताया, इट इज रियली गुड टू फॉर डिप्रेशन बट टू आल्सो लेंथन and strengthen the legs, the lower back, open the front of the body, the chest and right. Okay. Last question to you, Vibhu, because we have to wind up in about 3 minutes. ये बताइए कि भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था e-आयुष वीज़ा, और उसके अंतर्गत प्रयास ये है कि कोई भी फॉरेन नेशनल हो तो उसे आसानी से e-आयुष वीज़ा दिया जाए ताकि वो भारत आए और आयुष की विभिन्न पद्धतियाँ जिसमें योग भी शामिल है उससे वो उपचार ले सकता है। तो कितना लोकप्रिय है e-आयुष वीज़ा वहाँ पर? आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पर्सनली मैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो स्पेशली इंडिया आते हैं to get therapies done, and एक स्टूडेंट मैं particularly जो multiple sclerosis के लिए अपनी every year she's been coming here for therapies and her health is greatly improved over the years. So this initiative from the government of India for foreign nationals I think is really good. जी, अतिथि is the place for it. जी, अतिथि देवो भव। और भारत तो हमेशा चाहता है कि जो भी टेक्नोलॉजी है उससे ह्यूमैनिटी का फ़ायदा हो। आज कार्यक्रम में आकर योग की बारीकियां समझाने के लिए विभू जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। जी, चलते चलते शेफाली मैम, अगर कोई योग करता है तो कंसिस्टेंटली करे, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटेंसिटी? देखिए, कंसिस्टेंसी हर क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं बेहतर होती, उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब भी बेहतर होता है। और भावना, जीवन के सफ़र में एक पड़ा वो भी आता है जिसे हम पेरेंटिंग योर पेरेंट्स कह सकते हैं। इसके बारे में अक्सर हम सोचते नहीं हैं क्योंकि हमने हमेशा हमारे पेरेंट्स को यंग, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस देखा होता है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह हमारी उम्र बढ़ रही है उसी तरह वो लोग भी अपने उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें रखना होगा, जैसे कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं, आपने समय से दवाई ली कि नहीं, या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जी, तो ये जिम्मेदारी जो है ना बदल जाती है और ये पड़ाव एकाएक नहीं आता, ओवरनाइट नहीं आता, धीरे धीरे आता है। इसकी रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। शेफाली मैम, क्या योगा और फिटनेस, हेल्दी हैबिट्स एक फैमिली ट्रेडिशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। योगा हर एज ग्रुप के लिए है, सिर्फ स्कूली छात्रों के लिए नहीं। देखिए, घर परिवार में चाहे बच्चे हों, उनके पेरेंट्स हो, दादा दादी, नाना नानी मिलकर योगा करेंगे तो इससे एक फैमिली का कल्चरल वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं। ये हमने कोविड के टाइम से सीखा, जब स्कूल से हम योगा कराते थे बच्चों को, ऑनलाइन लिंक भेजते थे जी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके और फैमिली मेंबर्स भी योगा करते थे। जी, बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर गोपाल, क्योंकि आप तो योगा रिसर्चर हैं, आने वाले समय में किन मुद्दों पर योगा से जुड़े हुए रिसर्च होना चाहिए? देखिए, अब तो AI का वक्त ज़माना आ गया है और हम बहुत तेज़ी से विकास की गति में हैं। हाँ, तो योग के ऊपर भी काफ़ी सारे अनुसंधान की अब आवश्यकता है।
जी। यद्यपि ये हम स्थापित है कि योग एक अनुशासन है, जीवन शैली है, स्वस्थ जीवन शैली है, और शायद इसी विधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो हम जो है जीवे में श्रद्धा शतम की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 100 वर्ष जीने की अभिलाषा, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली। और हम बता दें कि डॉक्टर गोपाल 74 साल के हैं, 74 इयर्स यंग। जी धन्यवाद, क्योंकि योग ही एक माध्यम है जो इस आयु में भी व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है और बहुत सारी बीमारियों से बचा कर रखता है। लाइफ एंड जर्नी इज इंस्पिरेशनल। जीता जाता उदाहरण है आप इस चीज़ का, और हम सभी को योग जो है अपना लेना चाहिए। देरी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अमित अगर देरी हो गई तो बाद में पछतावा बहुत होता है। तो आज से, अभी से शुरू करें। आज कार्यक्रम में आके योग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए डॉक्टर गोपाल जी आपका, शेफाली मैम आपका बहुत बहुत आभार, और साथ ही योगासन को इतनी खूबसूरती से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए शिखर तोमर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।